हेलो सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। जोर शोर सीरीज फॉर टर्म वन शॉट वाला, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ये वाला चैप्टर जो कि आपके टर्म वन का चैप्टर नंबर 2 है। स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर आप कभी अपने किचन में जाते हो, ठीक है, और वहां पे अगर आप थोड़ा सा नींबू लेते हो और नींबू को ऐसे चाट के देखते हो, आपको एक गजब का स्वाद आता है और आपका मुंह कुछ इस प्रकार का बन जाता है। इस तरीके से अगर आप इमली खाते हो तो भी आपको एक पर्टिकुलर अलग सा स्वाद आएगा। या फिर मान लेते हैं आप बिटर ग्राउंड खाते हो तो भी आपको एक अलग सा टेस्ट आएगा। सोर लग सकता है, बिटर लग सकता है। तो ये कोई भी चीज के अंदर एक स्पेसिफिक टेस्ट क्यों होता है, वो पढ़ेंगे हम इस वाले चैप्टर में। तो देखो, द सोर और बिटर टेस्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसेस आर ड्यू टू द एसिडिक एंड बेसिक इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन देम। तो बेसिकली जब तुमने ये नींबू खाया था तो ये नींबू तुम्हें खट्टा इसलिए लगा क्योंकि इसके अंदर कुछ एसिडिक इंग्रेडिएंट है। ये तुम्हें ने जब ये बेसिकली जब तुमने इमली खाया था तो तुम्हें ये खट्टा इसलिए लगा, सोर इसलिए लगा। मैंने सोर बनाया पे SOUR, और सोर खट्टा, ठीक है। ये तुम्हें इसलिए लगा क्योंकि इसके अंदर कोई एसिडिक इंग्रेडिएंट है। नींबू के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, इमली के अंदर होता है टैट्रिक एसिड, और ऐसे बहुत सारे एसिड्स होते हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है एसिड बेस सॉल्ट। और आप सबका स्वागत है जोर शोर सीरीज में। बाय द वे, मैं खुद को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं। माय नेम इज शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस और सर्टिफाइड मेमोरी कोच एंड क्रिएटिव लर्नर। और प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे वीडियोस मैं लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा और एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, आपको एक फोटो सा दिख रहा होगा। इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप मेरे स्पेशल क्लासेस में भी आ सकते हो जो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और किधर भी तुम एनरोल करने के लिए ये कोड यूज कर सकते हो जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वाला SJ Live 11। और एक और छोटी सी बात कि अनअकैडमी पे इमर्ज नाम का एक टेस्ट होता है जो कि आपके टर्म वन के प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करता है। ये एक फ्री लाइव मॉक टेस्ट है जिसका डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिया जाता है, पूरी तरीके से अलाइंड है CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से। वीडियोस आपको मिल जाते हैं हर क्वेश्चन के टॉप सॉल्यूशंस बाय टॉप एजुकेटर, साथ ही साथ जो टॉप के विनर्स होते हैं इस टेस्ट के, उनको फीचर किया जाता है अनअकैडमी के सोशल मीडिया हैंडल्स पे। और एक ऑल इंडिया टेस्ट है। ये ऑलरेडी चालू है, आप जाके सैटरडे संडे को ये टेस्ट दे सकते हो। ऑल द बेस्ट। एनरोल करने के लिए कोड यूज करना है SJ Live 11, आपको यहाँ पे सब कुछ दिख रहा होगा। मूविंग फर्दर स्टूडेंट्स, अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं और हमारे चैप्टर को शुरू करते हैं। बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला बात तो मैंने तुम्हें बता दिया कि कोई भी चीज खट्टा या फिर जो कड़वा लगता है, सोर या फिर बिटर, जो उसका टेस्ट होता है वो क्यों होता है, उसके अंदर के एसिडिक इंग्रेडिएंट के कारण। मूविंग फर्दर स्टूडेंट्स, ये जो नोट्स है आपको ये डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा मैं, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर हमें कोई भी चीज को अगर जानना है कि ये एसिड है कि बेस है, तो हम हर बार इंतजार तो नहीं कर सकते कि हम जा करके उसको टेस्ट करें। अच्छा, खट्टा है, एसिड है, अच्छा कड़वा है, मतलब बेस है। मान लेते हैं कुछ चीज बहुत ही खतरनाक एसिड होते हैं, कुछ चीज खतरनाक बेस होता है। तो अगर मैं उस चीज को कंज्यूम करता हूं तो माइट भी ऐसा हो सकता है ना कि मुझे वो खट्टा बहुत ज्यादा और वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा एसिड हो, तो मेरा टंग डैमेज हो जाए, मेरा हाथ डैमेज हो जाए, मेरा स्किन डैमेज हो जाए। तो इसलिए मैं हर बार टेस्ट करके नहीं बता सकता, राइट। इट इज नॉट द राइट मेथड। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लिटमस नाम के एक चीज का यूज करते हैं, जिसको बेसिकली एक इंडिकेटर बोला जाता है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो लिटमस क्या होता है, ये एक प्रकार का, बात करेंगे, नेचुरल इंडिकेटर है जो एक प्लांट से मिलता है जिसका नाम है लाइकेन, ठीक है, LICHN, लाइकेन। और ये बेसिकली एक प्लांट है थैलोफाइटा से, ठीक है, थैलोफाइटा से। तो तुम्हारा जो थैलोफाइटा डिवीजन होता है उसके अंदर का एक प्लांट है, और इसके अंदर से हम इसका कलर लेते हैं, इसका डाई को ऑब्टेन करते हैं और उससे हम लिटमस पेपर बनाते हैं। अभी लिटमस पेपर दो कलर में आते हैं, एक आता है तुम्हारा ब्लू कलर और एक आता है रेड कलर। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, एसिड जो होगा, एक एसिड में जब तुम एक ब्लू लिटमस डालोगे, एसिड में अगर तुम ब्लू लिटमस डालेगा तो रेड हो जाएगा, खतरा, ठीक है। अगर एसिड में तुम रेड लिटमस से डालोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो एसिडिक है, ठीक है। अगर तुम बेसिस में एक रेड लिटमस डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा, B फॉर ब्लू, B फॉर बेस, तो रेड विल टर्न टू ब्लू। बट अगर तुम ब्लू ही डालोगे बेस में तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया। तो एक सिंपल सा लिटमस टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि कोई भी चीज एसिड है या फिर बेस है। लेकिन आप लोग कभी ऐसा रोड पे गए हो, रोड पे, तो वहां पे आपको ऐसे कुछ सिग्नल्स दिखे होंगे, और इस सिग्नल का काम क्या है, इंडिकेट करता है कि रुकना है, चलते रहना है, स्लो चलना है, फास्ट फास्ट चलना है, या फिर एकदम रुक जाना है। जो भी चीजें हैं ये क्या करता है, ये सिग्नल इंडिकेट करता है। इसी तरीके से बच्चों, हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं कि जानने के लिए कि सामने वाला गिवन चीज जो है वो एसिड है कि बेस है, ये जानने के लिए। देखो, इंडिकेटर्स क्या होता है, सम नेचुरल एंड सिंथेटिक डाई, ये कुछ नेचुरल या फिर सिंथेटिक डाई है, शो टू डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन।
ये दो अलग अलग कलर दिखाते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में अलग कलर दिखाएंगे, बेसिक सॉल्यूशन में अलग कलर दिखाएंगे। एंड सच डाइज आर यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर, और ऐसे डाइज का हम इस्तेमाल करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर करके। बहुत सारे डाई के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, मतलब कि इंडिकेटर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, एक एक करके सबको समझेंगे। सबसे पहला होता है, पहली नहीं होती है, पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। भाई तो पहला जो भी है, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स। देखो डेफिनेशन से ही और फोटोज देख के तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम बात किसके बारे में करने वाले। देखो, इंडिकेटर्स दैट आर ऑब्टेन्ड नेचुरली आर कॉल्ड एज नेचुरल इंडिकेटर्स। वो इंडिकेटर्स जो आपको नेचुरली ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है, आप केमिकल से सिंथेसाइज नहीं कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। जैसे कि आपका लिटमस पेपर, हमने बात किया था लिटमस पेपर के बारे में। तो लिटमस पेपर क्या है, एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है। ये जो क्या है, ओनियन, ठीक है, ओनियन, ये भी क्या है, एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है। ये क्लोव है, क्लोव, लौंग बोलते हो आप लोग इसको, तो क्लोव भी एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है। ये है रेड कैबेज, ठीक है, रेड कैबेज, ये भी है। और ये है तुम्हारा टर्मरिक, हल्दी, टर्मरिक, ये भी क्या है, एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर्स है। तो ये सारे ना तुम्हें नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। फिर देखो हमारे पास अगला टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अभी ये ऑल फैक्ट्री, इस वर्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू खुशबू, ठीक है, समथिंग विच इज रिलेटेड टू ऑर्डर, खुशबू, ठीक है। तो देखो, सब्सटेंस दैट चेंजेस देयर ऑर्डर, मतलब अपनी खुशबू को बदल लेते हैं, ठीक है, विद एसिड एंड बेसिस आर कॉल्ड एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अभी जैसे ये लौंग है, ठीक है, और ये जो तुम्हारा ओनियन है, इन चीज को अगर तुम एसिड या बेस के सामने लेके जाओगे तो एक केस में क्या होगा कि इसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, ठीक है, और एक केस में क्या होगा कि इसका स्मेल चेंज नहीं होगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि एसिड है कि बेस। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होता है जिसका तुम यूज करते हो तो एसिड और बेस में वो अलग बिहेव करते हैं अपने स्मेल्स के हिसाब से। तो देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड है, आंखों से, जिनको आंखों से नहीं दिखता है, ठीक है, वो लोगों को अगर एसिड या बेस की पहचान करनी होगी तो वो कौन से प्रकार का इंडिकेटर यूज करेंगे, एंड वो हमेशा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मूविंग फर्दर स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, चलो एक और चीज देखते हैं। वो है तुम्हारा टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में अगला वाला है, वो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब इस चीज पे ध्यान देना, सिंथेटिक इस वर्ड से तुम्हें समझ में आना चाहिए कि सिंथेटिक और सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, बट फिर भी हम पढ़ते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल सब्सटेंस। तो जो भी तुम्हारे आर्टिफिशियल सब्सटेंस होते हैं, मतलब जो भी केमिकल वगैरह तुम लोग, और उनसे जो तुम्हें मिलता है उसको हम सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। मतलब बेसिकली हम केमिकल्स का यूज करके, दो चार केमिकल को पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिला करके हम इसको सिंथेसाइज करते हैं लैब्स के अंदर। इन इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एग्जांपल के लिए मिथिल ऑरेंज, फेनोप्थलीन, ये इस प्रकार के इंडिकेटर्स का एग्जांपल हो सकता है। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि जो मिथिल ऑरेंज है, अगर उसको मैं एसिड में डालूंगा तो वो पिंकिश कलर का दिखेगा, लेकिन उसी को अगर मैं बेस में डालूंगा जो कि अल्काली होता है तो वो ऑरेंज कलर में टर्न हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास फेनोप्थलीन भी होता है, जिसको अगर मैं एसिड में डालूंगा तो वो पिंक कलर का हो जाएगा, और बेस के अंदर शायद ये कलरलेस रहता है, कलर चेंज नहीं करता है, बट फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना कि इसका क्या है। तो दिस आर द टू एग्जांपल्स। मिथिल ऑरेंज एक एग्जांपल हो सकता है सिंथेटिक इंडिकेटर का, और एक एग्जांपल हम लेंगे फेनोप्थलीन। अब कुछ लोगों को स्पेलिंग याद करने में मुश्किल होता है, तो ये तो सिंपल है, मिथिल ऑरेंज, ठीक है, लेकिन ये वाला कैसे याद रखोगे, फिनॉल का स्पेलिंग देखो यहाँ पे, फिनॉल, PHENOL, फिनॉल है, ठीक है। फिर देखो पीएच है तुम्हारा, फिर यहाँ पे था और लीन, LEIN, लीन, फिनॉल, पीएच था, लीन, याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में एक और इंडिकेटर आता है आपका, वो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, और इसमें कुछ खास है, इसमें कुछ खास है। देखो, अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मेड बाय मिक्सिंग सेवरल सिंथेटिक इंडिकेटर इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। एक ऐसा इंडिकेटर जिसको बहुत सारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स को एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिला करके बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब इस इंडिकेटर के बारे में खास ये है कि बाकी इंडिकेटर्स क्या करते हैं, आपको बस बताते हैं कि एसिड है या बेस है, ठीक है, बाकी इंडिकेटर्स आपको क्या बताएं, हाँ एसिड है, बेस है। लेकिन ये इंडिकेटर्स के बारे में खास बात है कि ये डिफरेंट कलर देता है इन डिफरेंट एसिड, मतलब ये आपको पीएच का वैल्यू भी बता देता है। मान लो कि मैंने एक सॉल्यूशन में यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलाया और उसका कलर ये ग्रीनिश कलर का है, तो मैं देखूंगा यहाँ पे मेरे पास एक चार्ट रहेगा, उस चार्ट में मैं क्या करूंगा, मान लो ये पीएच स्केल जैसा एक चार्ट रहेगा मेरे पास, और उस चार्ट के पास ऐसे ऐसे लेके जाऊंगा जहां पे कलर मैच करेगा अप्रोक्सीमेटली, वहां पे बोलूंगा कि इसकी पीएच की वैल्यू ये है। फॉर ये वाले केस में मान लो कि ये वाले कलर से मान लेते हैं कि मैच कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी पीएच की वैल्यू 7.7 है और ये न्यूट्रल है।
ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के पास कुछ अद्भुत शक्तियां हैं कि ये तुम्हें पीएच का वैल्यू भी बता देता है। और इसी बात से एक सवाल जागृत होता है हमारे मन में कि भैया यूनि पीएच का मतलब क्या होता है। तो अब इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके बारे में भी बात करेंगे और पीएच स्केल को भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान देना, ठीक है। पीएच इस वर्ड इसमें पी स्टैंड्स फॉर पोटेंज। पी का मतलब क्या होता है? पोटेंज। पोटेंज मतलब होता है बेसिकली पोटेंशियल, और एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन। ये बात याद रखो। तो यहां पे क्या होता है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का मतलब होता है बेसिकली एक स्केल है जो 0 से लेकर के 14 तक जाता है। अगर तुम्हें लेक्चर देख रहे हो तो मेरी बात पे एक बार फिर से ध्यान दो कि ये 0 से लेकर के 14 तक जाता है, 1 से 14 तक। अब जीरो मतलब जीरो यहां पे है और ये एसिडिक है। फिर यहां पे तुम्हें बीच में 7 मिलता है और वो न्यूट्रल है, और यहां पे 14 तुम्हें अल्कलाइन मिलता है। मतलब ये ऐसा समझो कि जीरो से लेके 7 तक एसिडिक है, 7 से लेके यहां तक बेसिक है, और 7 जो है तुम्हारा वो न्यूट्रल है। ये बात समझ में आ गया? तो अगर तुम 7 से नीचे जाते हो वो ज्यादा एसिडिक है। आपको लाल दिख रहा है, देखो, न्यूट्रल, थोड़ा सा एसिडिक, उससे थोड़ा ज्यादा एसिडिक, उससे थोड़ा ज्यादा एसिडिक, उससे थोड़ा ज्यादा एसिडिक, उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा एसिडिक। मतलब जीरो मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक। तो क्या मैं यहां पे एक बात कह सकता हूं कि अगर मेरा पीएच का वैल्यू, ठीक है, अगर मेरा पीएच का वैल्यू कम है, ठीक है, अगर मेरा पीएच का वैल्यू कम है तो ज्यादा एसिडिक है, तो ज्यादा एसिडिक है। मतलब कि मैं कह सकता हूं कि पीएच जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसी भी चीज की एसिडिक वैल्यू से, ठीक है। तो एसिड कैसे हम डिसाइड करते हैं? किसी चीज का एसिडिक वैल्यू हम डिसाइड करते हैं उसके अंदर के H प्लस आयन से, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में सीखेंगे। तो मैं कहता हूं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है H प्लस। मतलब कि अगर ज्यादा H प्लस है दैट मीन्स कि पीएच की वैल्यू कम होगी और वो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। ज्यादा H प्लस है तो ज्यादा एसिडिक होगा, पीएच की वैल्यू कम होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 में 14 तक में उसकी वैल्यू कम होगी। अगर H प्लस कम है तो पीएच की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो इससे एक बात और मैं यहां पे कंक्लूड करता हूं जो मैं तुम्हें लिख देता हूं यहीं पे, जो तुम्हें पता होना चाहिए कि 0 टू, ठीक है, 7 हम क्या कहते हैं कि न्यूट्रल है, ओके। फिर हम कहते हैं 7, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया। 0 to 7 हम कहते हैं एसिडिक है, ठीक है। और हम कहते हैं 7 न्यूट्रल है हमारा, ठीक है, ये तुम्हें पता भी होना चाहिए, न्यूट्रल है। और 7 to 14 ये हमारा क्या है? बेसिक है, या फिर अल्कालिक बोल सकते हो तुम, ठीक है, बेसिक है। अब एक और बात याद रखो कि अब देखो H प्लस अगर, ठीक है, तुम्हारा ज्यादा है, ठीक है, अगर H प्लस बहुत ज्यादा है तो पीएच का वैल्यू कम होगा, पीएच का वैल्यू कम होगा। इसीलिए तो हम एक रिलेशनशिप लिखते हैं कि पीएच का वैल्यू जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ H प्लस। तो अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम मुझे बताना, ठीक है, दिमाग लगा के बताना कि अगर मेरा H प्लस का वैल्यू मान लो किसी चीज में अगर 4 है और दूसरे में H प्लस का वैल्यू मेरा 3 है, तो तुम मुझे बताओ कि इसमें ज्यादा एसिडिक कौन है और ज्यादा पीएच किसका होगा? देखो, अगर H प्लस ज्यादा है, सबसे पहले समझो, अगर H प्लस ज्यादा है तो पीएच क्या होगा इसका? कम होगा। यहाँ पे H प्लस कम है तो यहाँ पे पीएच इसका थोड़ा ज्यादा होगा। इन दोनों के बीच में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, ज्यादा H प्लस कम पीएच, ज्यादा H प्लस कम पीएच, ज्यादा H प्लस कम पीएच, कम H प्लस कंपेरेटिवली ज्यादा पीएच। अच्छा, अगर किसी भी चीज में अगर ज्यादा H प्लस है तो मोर एसिडिक, ठीक है, भले उसका पीएच कम है लेकिन वो ज्यादा एसिडिक है। अगर कम H प्लस है तो लेस एसिडिक, भले उसका पीएच ज्यादा है। मतलब पीएच ज्यादा, कम एसिडिक, ठीक है, पीएच कम, ज्यादा एसिडिक, उल्टा है, ठीक है। चलो, अगर यहाँ पे अगर सारी बातें अगर सिंपल सी समझ में आ गई है तो याद रखना पीएच स्केल कहाँ होता है? 0 to 14 तक होता है। 0 to 7 तुम्हारा एसिडिक वाला रेंज है, 7 न्यूट्रल है, और 7 to 14 क्या है? तुम्हारा बेसिक वाला रेंज है। अभी 7 से जितना पीछे होगे उतना ज्यादा एसिडिक होते जाएगा, 7 से जितना आगे जाओगे उतना ज्यादा बेसिक होते जाएगा, और पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं एसिड एंड बेसिस के बारे में। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट बातें थोड़ी सी बताना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी बच्चा मेरे फ्री लाइव क्लासेस में आना चाहता है जो अनअकैडमी पे होता है, तो आ सकता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे क्लासेस होते हैं, ठीक है। तो अनअकैडमी के जो भी स्पेशल क्लासेस होते हैं फ्री होते हैं, वहां पे इंटरैक्टिव पोल्स आपको देखने को मिलता है, लीडर बोर्ड देखने को मिलता है, ठीक है।
तो आपको पता चलता है कि आप अपने पीयर्स के सामने कहां पे स्टैंड करते हो। साथ ही साथ क्वेश्चन टैब में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और एजुकेटर उसको आंसर करेगा। मूविंग फर्दर बच्चों, आपको सिंपली क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। साइन अप वगैरह करके आपको अपने गोल को सिलेक्ट करना है 6 to 12, और उसके बाद अपना क्लास चूज कर लेना है क्लास 10। हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश जिसमें भी आप पढ़ना चाहते हो सिलेक्ट कर लेना और नेक्स्ट पे क्लिक करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे मेरे प्रोफाइल के या फिर स्पेशल क्लासेस के, वहां से आकर के क्लास में तुम फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हो, और तुम्हें कोड यूज कर सकते हो SJ Live 11। यहाँ पे जो आपको एक कोड दिख रहा है देखो, ये वाला कोड आप यूज कर सकते हो फ्री में इस कोर्स में एनरोल करने के लिए, फ्री क्लास में आने के लिए। तो ये मैंने आपको बताया अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लासेस के बारे में। तो कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड होगा तो बिल्कुल आ सकता है, एक बार ट्राई जरूर करना। कोड तुमको यूज करना है SJ Live 11, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स है। और अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट तो हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ के एसिड्स को अच्छे से समझते हैं, फिर बेसिस को अच्छे से समझते हैं, और सॉल्ट्स को तो हम बाद में अच्छे से समझने वाले ही हैं। देखो एसिड एंड बेसिस, ठीक है। अब एसिड्स एंड बेसिस, सबसे पहले देखो बात करते हैं एसिड्स के बारे में। तो देखो एसिड्स मतलब क्या होता है, देखना। एसिड्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। एसिड्स क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड। अब आयंस वगैरह क्या होते हैं सब मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था। तो एसिड्स बेसिकली होते हैं आपके आयोनिक कंपाउंड्स that when dissolved in water produces positive hydrogen ions and then rises H plus to react with water and form H3 plus O hydronium ion। अब अगर तुम्हारे एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है कि एसिड्स किसको बोलते हैं, जो H प्लस देता है या फिर जो H3 प्लस O देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है, तो तुम्हें हमेशा हाइड्रोनियम आयन चूज करना है। ये क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जरा ध्यान से देखना। अचानक से मेरे नाक में खुजली होने लगी, पता नहीं क्यों। अब देखो, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि कोई एक एसिड ले लेते हैं हम एग्जांपल के लिए। हमारे पास HCl है, ठीक है। और इस HCl को मैं क्या करता हूं, पानी में डालता हूं। तो जैसे मैं इसको पानी मिलाऊंगा इसमें, तो इसका क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इस डिसोसिएशन को आप आयोनाइजेशन भी बोलते हो। और मुझे क्या मिलेगा, H प्लस मिलेगा और प्लस Cl माइनस मिलेगा, ठीक है। H प्लस एंड Cl माइनस मिल रहा है। बच्चों अभी यहाँ पे जो मैंने पानी डाला है, जो भी मेरा ऐसे कंटेनर है उसमें मैंने पानी रखा है, तो उसमें तो बहुत सारा पानी होगा। तो अभी जो ये H प्लस है तुम्हारे पास, ये उस कंटेनर के अंदर के और पानियों के साथ रिएक्ट करेगा, और वो क्या बनाएगा, H3 प्लस O बनाएगा। एंड दैट इज व्हाट, ये हमारा हाइड्रोनियम आयन है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो ये एक एसिड की पहचान होती है कि जब एसिड एक आयोनिक कंपाउंड है, इसको अगर मैं पानी के इसमें मिलाता हूँ, डिसोसिएशन होता है इसका, और ये अलग हो जाता है। हमें पहले H प्लस देता है और बाद में वही H प्लस H2O के साथ रिएक्ट करता है और हमें H3 प्लस O देता है, विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। ये एसिड्स की पहचान है, समझ में आया, इस चीज को नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं बेसिस के बारे में कि बेसिस की क्या पहचान है। देखो बेसिस आर आयोनिक कंपाउंड। बेसिस क्या होता है, एक प्रकार के ये भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब पानी में डिजॉल्व करते हैं तो प्रोड्यूसेस निगेटिव OH माइनस आयन। ये क्या करता है, निगेटिव OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। और ये सोपी टू टच होता है, मैं भी समझाता हूं तुमको। देखो ये यहाँ पे देखते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक बेस है NaOH, ठीक है। NaOH करके मेरे पास एक बेस है, और इस बेस को मैंने पानी में मिलाया। यहाँ पे मैं इक्वस विक्वस नहीं लिख रहा हूँ, तो इसका क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। इसका डिसोसिएशन होगा, और ये क्या देगा मुझे, Na प्लस, ये कैटायन देगा जो कि बेसिक रेडिकल होता है, और फिर मुझे Cl माइनस देगा, एनायन, जो कि एक एसिडिक रेडिकल होता है। ज्यादा मत सोचो, Na प्लस और Cl NaOH है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया। NaOH माइनस देगा, ठीक है, OH माइनस देगा। अब ये OH माइनस जो है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। कुछ लोग इसको हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल नहीं है ये, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड आयन है। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन जो मुझे मिल रहा है, यही मुझे बता रहा है कि ये एक बेस है। ये मुझे क्या बोल रहा है, कि एक बेस है। ये पहचान है एक बेस होने की, समझ में आया। अब ये जो तुम्हारा बेस होता है बेसिकली, जैसे कि ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये सोपी टू टच होता है, ठीक है। और अगर तुम किसी बेस को अगर टेस्ट करोगे, तो बेसिकली तुम्हें बिटर टेस्ट का मिलेगा। गॉट इट, सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। तो ये बेसिस के बारे में चाहिए तो तुम इसको भी रीड कर सकते हो, इफ यू वांट देन कोई दिक्कत नहीं है, इसको तुम रीड कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए। ओके, चलो अब आगे बढ़े। अगला जो है वो है अल्कालीज, और इसमें थोड़ा सा लोगों को टेंशन होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है।
लेकिन मैं अभी तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ऑल द बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। जितने बेसिस है सारे बेसिस आसानी से पानी में डिजोल्व नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते, मतलब पानी में पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं होंगे। एंड अल्काली इज एन बेस दैट डिजोल्व्स इन वाटर। सारे बेसिस पानी में डिजोल्व नहीं होते, लेकिन कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं और उन्हीं बेसिस को हम अल्काली कहते हैं। मतलब तुम्हें कुछ ऐसा समझना है इस बात को। इस बात को हम ऐसा समझेंगे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक बेस है, ठीक है, इस बेस को मैंने पानी में मिलाया, ठीक है, और ये डिजोल्व हो गया। तो इस बेस को मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये बेस क्या है, एक अल्काली है, ठीक है। अब मेरे पास एक और बेस था मान लो, ठीक है, इस बेस को जब मैंने पानी में मिलाया, H2O में मिलाया, पेन को थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है, चलो, इसको जब मैंने पानी में डिजोल्व किया तो क्या हुआ, ये डिजोल्व नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ को ऐसे लिख देते हैं, डजंट डिजोल्व, डिजोल्व डजंट डिजोल्व, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, ये अल्काली है क्या, नॉट एन अल्काली। तो वो बेसिस जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं उसको अल्काली कहते हैं, वो बेसिस जो पानी में डिजोल्व नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट एन अल्काली। तो देखो हम क्या बोल सकते हैं कि बेस जो पानी, अब देखो बेसिस का जो डिजोल्व होता है उसको अल्काली कहते हैं, तो हम कहते हैं ऑल अल्कालीज, ऑल अल्कालीज, ठीक है, आर बेस। जितने अल्काली है सब बेस है, ठीक है। बेस जो पानी में डिजोल्व हो रहा है वो अल्काली है ना, मतलब बेस ही अल्काली है, तो जो अल्काली है वो बेस होगा। देखना, जो, अब वो अल्काली हो ना हो बेस तो है ही ना, अल्काली है तो भी बेस है, अल्काली नहीं है तो भी बेस है। समझ में आ रहा है? तो मैं कह सकता हूं कि अल्काली बेस है, नहीं है अल्काली तो भी बेस है। तो मैं क्या कहता हूं कि ऑल अल्काली आर बेस, जितने अल्काली है सारे बेस होंगे, लेकिन ऑल बेसिस आर नॉट अल्काली, सारे बेसिस अल्काली नहीं होंगे। बट एक छोटी सी बात याद रखनी है, हर अल्काली एक बेस होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बेस एक अल्काली हो। सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब ये भी समझ में आ गया, अल्काली भी समझ में आ गया, सो एसिड समझ आ गया, बेस समझ आ गया, अल्काली भी समझ में आ गया। छोटी छोटी सी सारी बातें हो गई हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है कि व्हाट डू एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। अगर मैं एसिड को देखता हूं और अगर मैं बेस को देखता हूं तो उनके पास कॉमन क्या है, और उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, बोथ एसिड एंड बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स। दोनों एसिड और बेस एक प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट है। दे प्रोड्यूसेस आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब भी हम उनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं। आयंस क्या होता है, बेसिकली चार्ज्ड एटम्स होते हैं, ऐसे एटम जिनके ऊपर फ्री चार्जेस है, ठीक है। एंड बिहेव एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी। और जो भी तुम्हारे एसिड या बेस होंगे वो क्या करेंगे, बेसिकली आयंस प्रोड्यूस करेंगे जब तुम उनको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो, और वो ऐसे फ्री चार्जेस की तरह बिहेव करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकता है, इसीलिए हमने उसको इलेक्ट्रोलाइट बोला। अभी मैं तुम्हें समझाता हूं, देखो, मान लेते कि मेरे पास एक एसिड था, ठीक है, तो मेरे पास एक एसिड था NaOH, एसिड नहीं है, बेस एक्चुअली। जब मैं इसको पानी में डिसॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा था, Na प्लस मिल रहा था और OH माइनस मिल रहा था। देखो ना, चार्ज वाली चीजें हैं, ये चार्ज वाली चीजें हैं, तो इसको ये फ्री चार्जेस है, तो ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे पास अगर एक एसिड है तो वो भी क्या करता है, H प्लस प्रोड्यूस करता है और Cl माइनस प्रोड्यूस करता है। तो इसमें भी, तो बोथ एसिड एंड बेसिस व्हाट दे हैव इन कॉमन, दे हैव फ्री चार्जेस इन कॉमन। इनके पास फ्री चार्जेस होते हैं व्हेन दे आर डिसॉल्व इन वाटर। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कि जब भी हम इनको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या करेंगे, पानी में डिसॉल्व होने के बाद ये चार्जेस को कैरी, चार्ज जो होता है इसमें फ्री चार्ज, वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट डू एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, तो दे बोथ हैव फ्री चार्जेस इन कॉमन व्हेन दे आर डिसॉल्व इन वाटर। ये बात याद रखना। चलो, हाउ एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। अब ये एक सही सा सवाल है जिसमें तुम क्या पढ़ते हो, न्यूट्रलाइजेशन पढ़ते हो, कि भैया एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखते हैं, कुछ रिएक्शंस देखेंगे। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक बेस है, ठीक है, मेरे पास क्या है, जनाब मेरे पास एक बेस है जिसको मैं एसिड के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ, मतलब एसिड बेस दोनों एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करेगा तो मुझे सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। बहुत ही पॉपुलर सा रिएक्शन, और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेट मी चेक कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। तो बेस और एसिड मिलकर के हमें सॉल्ट और वाटर देते हैं, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल एक बेस का ले लेते हैं हम, NaOH, ठीक है। एक्यूएस, यहाँ पे जो AQ लिखा है ये हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ा था कि डिसॉल्व इन वाटर। साथ ही साथ मेरे पास HCl है, तो मुझे क्या मिल रहा है, NaCl प्लस H2O मिल रहा है।
अभी तुम इसको ऐसे समझो कि Na के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस OH माइनस के ऊपर निगेटिव है, H प्लस के ऊपर पॉजिटिव है, Cl माइनस के ऊपर निगेटिव है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉजिटिव है इस वाले निगेटिव को लेके चला गया और NaCl बना दिया। ठीक है, ये वाला जो पॉजिटिव है H वाला वो OH माइनस निगेटिव को लेके गया और उसके साथ क्या बना दिया, क्या बना दिया उसके साथ, उसने H2O बना दिया। इस तरीके से एक और रिएक्शन हम देख सकते हो, ये जो मेरे पास है इसको NaCl बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड या फिर इसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। इसी तरीके से देखो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब ये नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ, ये नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, जब रिएक्ट करता है तो क्या बोलता है, ये जो K प्लस है और यहाँ का NO3 माइनस, K प्लस और NO3 माइनस एक दूसरे के साथ KNO3 बनाते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। और ये जो HNO3 है इसमें जो H प्लस है और यहाँ पे जो OH माइनस है, देखो ना ऐसे समझ सकते हो तुम, H ऐसे बना दिया पानी। ठीक है, यहाँ पे भी तुम ऐसे करके बना सकते हो कि HOH पानी बन गया। गॉट इट, सिंपल है। तो एसिड प्लस बेस गिव्स मी सॉल्ट प्लस वाटर, दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगला जो रिएक्शन हमें पढ़ना होता है वो होता है कि रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। तो एक मेटालिक ऑक्साइड मतलब क्या होगा, मान लेते हैं कि सोडियम मेरे पास एक मेटल है, इसके साथ अगर मैं एक ऑक्सीजन डाल दूंगा तो ये मेटालिक ऑक्साइड हो गया। कैल्शियम मेरे पास एक मेटल है, इसके साथ एक ऑक्सीजन हो गया तो ये मेटालिक ऑक्साइड हो गया। तो एक मेटल के साथ जब ऑक्सीजन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक ऑक्साइड। और अगर एक मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये हमें देखना है। तो देखो, मेटल ऑक्साइड है मेरे पास और मेरे पास एक एसिड है, ठीक है, वो भी मुझे सॉल्ट प्लस वाटर देता है। देखिए यहाँ पे एसिड है और यहाँ पे क्या होगा, तो मुझे सॉल्ट ऑफ वाटर मिल रहा था। देखिए यहाँ पे एसिड है, सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। अगर बेस होता तो, बेस होता तो भी यही मिलता। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये मेटल ऑक्साइड जो है ये बेस वाला काम कर रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेटालिक ऑक्साइड जो होगा वो शायद बेसिक इन नेचर होगा। सोच के देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या था, यहां पे लिख देता हूं मैं कि बेस प्लस एसिड गिव्स मी सॉल्ट प्लस वाटर, यही था ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बस यहाँ पे हमने बेस के जगह पे मेटल ऑक्साइड डाल दिया है, तो मैं कह सकता हूं ना कि मेटल ऑक्साइड वही काम कर रहा है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यहाँ पे बेस कर रहा था। तो बेस वाला काम कर रहा है बंदा। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, ये भी मैं कंक्लूड कर सकता हूं और यही मुझे कंक्लूड करना था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। Fe2O3 ये क्या है, मेटालिक ऑक्साइड है। देखो ना Fe क्या है, मेटल है, Fe क्या है, एक मेटल है ना, और O3 ये इसका ऑक्साइड हो गया। तो Fe2O3 प्लस HCl ये एक एसिड है, मुझे क्या देता है FeCl3, ये क्या है, एक सॉल्ट है, प्लस वाटर दे रहा है। समझ में आया। एग्जांपल देखो, कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटल है, मेटालिक ऑक्साइड है, साथ में HCl क्या है, एक एसिड है, मुझे क्या दे रहा है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट और वाटर दे रहा है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड ये एक सॉल्ट है, H2HCl ये एक एसिड है। तो मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड ये मुझे क्या दे रहा है, देखो MgCl2 जो कि एक सॉल्ट है और प्लस वाटर दे रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, बाकी टेक्स्ट बुक के आप थोड़े से और एग्जांपल्स पढ़ सकते हो, उनके बारे में भी पढ़ सकते हो कि उनके अंदर क्या कलर चेंज वगैरह होता है, क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब अगला जो है हमारा कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। हमने नॉन मेटालिक ऑक्साइड देखना है क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड हमने देख लिया। मेटालिक ऑक्साइड जैसे मेटल के साथ ऑक्सीजन था, उसी तरीके से नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब नॉन मेटल जैसे कि कार्बन और उसके साथ ऑक्सीजन, ये एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। और मैं बोल सकता हूं नॉन मेटालिक ऑक्साइड जैसे कि नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन है, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। समझ में आया। तो देखो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस, तो अब देखो कैसा होता है कि मान लो कि मेरे पास एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है और यहाँ पे मेरे पास एक बेस है, ये मुझे क्या दे रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है। सॉल्ट प्लस वाटर ये कहां मिल रहा था मुझे, ये तो मुझे मिल रहा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। यहाँ पे बेस है तो यहाँ पे और क्या चाहिए होता है, मेरे पास अगर एक एसिड प्लस एक बेस रहता तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मुझे क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो काम एक एसिड कर रहा था वही नॉन मेटल ऑक्साइड कर रहा है इस रिएक्शन में। तो मैं कहता हूं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसा है, एसिडिक इन नेचर है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड का एग्जांपल है मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं। देखो यहाँ पे एक बेस है NaOH, यहाँ पे KOH है, यहाँ पे भी NaOH है। ये जब रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये उसमें सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, सोडियम कार्बोनेट एक प्रकार का सॉल्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये उसमें पोटेशियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स मी सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। गॉट इट। तो ये कुछ रिएक्शंस है, एग्जांपल के लिए याद रख लेना। यहाँ पे मोटा मोटा बात याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड
बेसिक इन नेचर होता है, और दूसरा आपको याद रखना है कि जो आपका नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड सर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड सर एसिडिक इन नेचर। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको इस रिएक्शन में याद रखना है। अगला है हाउ एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। अगर मेरे पास एक एसिड है और अगर मेरे पास एक बेस है तो वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगा ये हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे एक प्यारा सा एक्सपेरिमेंट है तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि अगर मेरे पास एक एसिड या बेस है तो मेटल के साथ क्या रिएक्ट करता है और क्या बनाता है। और इस सेम डायग्राम के ऊपर सैंपल पेपर में कुछ क्वेश्चंस था और ऐसे क्वेश्चंस और भी पूछे जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, मैं समझाता हूँ तुमको। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो एक टेस्ट ट्यूब डाला गया और उस टेस्ट ट्यूब को क्या किया गया, पैक कर दिया गया। और यहाँ पे से एक डिलीवरी ट्यूब डाली गई है, और यहाँ पे एक तुम्हारे पास छोटा सा पतीला है, बीकर है, जो भी बोलना है बोल सकते हो। और इसमें क्या रखा गया, पानी रखा गया, और वो पानी कैसा है, सोप सॉल्यूशन, मतलब इसमें साबुन मिला दिया गया है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमने यहाँ पे क्या लिया, तुमने यहाँ पे लिया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब तुमने एक एसिड लिया है और छोटे छोटे से तुमने जिंक ग्रेन्यूल, जिंक ग्रेन्यूल्स मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, मतलब जिंक जो कि एक मेटल है उसके छोटे छोटे से टुकड़े डाल दिए यहाँ पे। अब जैसे ही तुमने जिंक जो कि एक मेटल है उसको तुमने एसिड के साथ डाला, मतलब एसिड प्लस मेटल हो गया। ठीक है, मेटल को तुम क्या डाल रहे हो, एसिड में डाल रहे हो, तो तुम्हें क्या दिखेगा, यहाँ पे छोटे छोटे हाइड्रोजन के गैस दिखेंगे। अब हमें कंफर्म करना है कि ये जो गैस निकल रहा है हाइड्रोजन ही है, इसलिए हमने क्या किया, एक डिलीवरी ट्यूब लगाया पैक करके। तो अब ये जो हाइड्रोजन का जो भी गैस निकलेगा वो क्या होगा, वो गैस ऐसा 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 जा करके इस डिलीवरी ट्यूब से ऐसा ऐसा तो होते 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 नीचे 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 जाके इस सोप सॉल्यूशन में मिल जाएगा। अब सोप सॉल्यूशन में मिलने के बाद क्या होगा, ये बबल बन के बाहर निकलेगा। हम लोग बचपन में करते थे ना, बबल निकलता। ठीक है, तो वो बबल बन के जब यहां से बाहर निकलेगा तो मैं क्या करूंगा, एक बर्निंग कैंडल लेकर के आऊंगा और उस बबल को फोड़ूंगा। जैसे मैं उसको मैं फोड़ूंगा तो वो पॉप साउंड करेगा, क्या करेगा, पॉप, ऐसा करके वो साउंड करेगा। ये पॉप साउंड के साथ वो बबल फूट रहा है, दैट इज अ सबूत कि ये जो गैस निकल रहा है वो हाइड्रोजन गैस ही है। समझ में आया क्या, सिंपल है, वेरी गुड। तो अब देखो हम रिएक्शन देखते हैं कि अगर मेरे पास एक मेटल है उसको अगर मैं एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूं तो मुझे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, तो देखो मेटल मेरे पास मैग्नीशियम है, ये एक एसिड है, मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है और मुझे हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। सिमिलरली देखो मेटल मेरे पास जिंक है, H2SO4 क्या है मेरे पास, पुराना वाला सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट लिख देते हैं यहाँ पे, चलो तो डाइल्यूट हो गया ये जो हमने अभी देखा यहाँ पे, ये वाला सेम वही। ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। इसी तरीके से मेरे पास कॉपर एक मेटल है जिसको मैं HNO3 के साथ डालता हूँ, मतलब क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, तो मुझे कॉपर नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। तो बेसिकली मेटल प्लस एसिड गिव्स मी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये छोटी सी बात हमें याद रखनी है। चलो अगला वाला जो लास्ट वाला रिएक्शन है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में वो है हाउ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मतलब मेटल बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। देखते हैं, इसके लिए भी तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, काफी प्यारा सा एक्सपेरिमेंट है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में तुम्हें क्या पढ़ना है मुझे याद नहीं है, फिर बताता हूँ, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। देखो तो ये देखो एक पूरा पूरा का पूरा एक अरेंजमेंट है, ठीक है सारा। ये देखो ये क्या है, बेसिकली एक स्टैंड है, कुछ नहीं आता तो ये बोल देने का देखो ठीक है, ये एक रखा हुआ है यहाँ पे, और इस स्टैंड पे हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब कनेक्ट किया है इस तरीके से देखो, और इस टेस्ट ट्यूब को पूरी तरीके से पैक कर दिया है। फिर यहाँ पे हमने एक थिसल फनल लगाया है, और यहाँ पे भी हमने एक डिलीवरी ट्यूब लगाया है, दूसरा एक हमने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब रखा और उसमें हमने कुछ तो रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इसके अंदर तुम सोडियम कार्बोनेट डाल रहे हो। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा सोडियम कार्बोनेट, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट इसमें डाल दिया। ये छोटे छोटे से जो टुकड़े दिख रहे हैं ये सोडियम कार्बोनेट के हैं, और ये एक एसिड है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या एक मेटल है, तो एक मेटल कार्बोनेट को मैं एसिड के साथ डाल रहा हूँ टेस्ट ट्यूब में। अब क्या होगा, यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन के कारण क्या होगा, कोई तो एक गैस इवॉल्व होगा। अब ये जो गैस इवॉल्व होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है, और मुझे यही पता करना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं है। तो जब मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ तो यहाँ से वो गैस ऐसा ऐसा डिलीवरी ट्यूब से बाहर निकलता है, और डिलीवरी ट्यूब से बाहर निकलने के बाद इसमें जाता है, और यहाँ पे मेरे पास क्या सॉल्यूशन है, मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड पास करता हूँ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन टर्न हो जाता है लाइम वाटर, ये जो लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मिल्की टर्न हो जाता है। मिल्की टर्न हो जाता है मतलब दूध की जैसा बन जाता है वाटर, दूध में पानी मिलाते हो तो ऐसा बन जाता है ये। तो इससे मैं कहता हूँ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है तभी लाइम वाटर मिल्की टर्न होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को लाइम वाटर बोलते हैं, वो मिल्की टर्न होता है। दैट मीन्स कि यहां से जो गैस इवॉल्व हो रहा था, दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। गॉट इट, सिंपल। तो देखो वही सब रिएक्शन रिएक्शन के मुकाबले, मतलब रिएक्शन रिएक्शन वाले तरीके से समझा रहा हूं तुम लोग को।
तो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हो आप। जब इसको आप एक एसिड के साथ मिलाते हो तो आपको मिलता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर मिल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और एडिशनल आपको मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे पास है मेटल कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है यहाँ पे, एसिड में डाल रहा हूँ 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो मुझे क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड, एक सॉल्ट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। सिमिलरली सोडियम बाइकार्बोनेट को भी मैं अगर HCl में डालूंगा तो मुझे सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, सेम ही चीज मिलेगा। तो मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, ये जो CaOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम लाइम वाटर बुलाते हैं। तो जब इसी चीज को मैं लाइम वाटर के थ्रू पास करता हूं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो मुझे क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, और मुझे क्या मिलता है, वाटर मिल जाता है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, बेसिकली इनसॉल्युबल सॉल्यूट्स, जिसके कारण वो जो मेरे को लाइम वाटर था अब कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में, वो कैसा हो जाता है, मिल्की टर्न हो जाता है। मिल्की टर्न हो जाता है इन द सेंस थोड़ा सा दूध जैसा दिखने लगता है मुझे, जैसे दूध में पानी मिला देता है उस तरीके का दिखने लगता है। अच्छा देखो, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, अब अगर मान लो इस सॉल्यूशन में से मैं कार्बन डाइऑक्साइड पास करते जा रहा हूँ, पास करते जा रहा हूँ, पास करते जा रहा हूँ, तो मुझे अभी क्या मिल गया, कैल्शियम कार्बोनेट मुझे मिल गया। अगर इसमें से अभी भी मैं, ये पानी के अंदर है और अभी भी मैं अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहता हूं तो क्या हो जाता है, ये प्रोड्यूस करता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एक ही होता है, ये सुन लो। तो ये क्या करता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है, जो सॉल्युबल इन वाटर होता है और ये कलरलेस होता है, ठीक है। तो ये कलरलेस होता है। तो सिंपल सा मैं मुद्दा क्या समझ में आया, कि जब मैं एक मेटल कार्बोनेट में से बेसिकली एसिड डालूंगा, एक मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट में, मतलब मैं एक एसिड डालूंगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर बुलाते हैं, उसमें से उस गैस को पास करेंगे तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो मिल्की टर्न हो जाएगा। और अगर हम उसमें से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहेंगे तो वो फिर से कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहचान है इस चीज की कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्लीज पढ़ लेना। चलो, अब है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड बेस सॉल्यूशन, जिसको हम पीएच स्केल से जानते हैं और इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो देखो, अ स्केल फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज पीएच स्केल, ये हमने पढ़ा है। इसके बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस, ये भी हमने पढ़ा है। तो मतलब अगर बहुत ज्यादा H प्लस है तो बहुत ज्यादा एसिडिक, जैसे जैसे H प्लस कमते जाएगा वैसे वैसे कम एसिडिक होते जाएगा और न्यूट्रल होते चला जाएगा। और अगर एकदम H प्लस कम हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि H प्लस कम है मतलब OH माइनस ज्यादा है, दैट मीन्स कि वो बेसिक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी मैंने आपको ये बता दिया। अब ये देखो यहाँ पे एक पीएच स्केल दिखाया हुआ है, तो ये पीएच स्केल में क्या है, अलग अलग कलर के शेड्स हैं। तो जब भी तुम किसी भी चीज में यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलाओगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और उसको तुम फिर इधर रख के पता कर सकते हो कि भैया इसका एग्जैक्ट पीएच का वैल्यू क्या है। लेकिन अब हम और भी ज्यादा एडवांस हो गए, हम बेसिकली इलेक्ट्रोड डालते हैं और हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उससे, कि पीएच की वैल्यू क्या है। बट ये पीएच स्केल का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, जैसे तुम्हारे जो गैस्ट्रिक जूस होता है जो तुम्हारे पेट में होता है उसकी पीएच की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.2 होता है, मतलब काफी एसिडिक है वो। फिर देखो लेमन जूस जो होता है उसका पीएच का वैल्यू 2.2 है। प्योर वाटर का पीएच, जो प्योर वाटर या फिर तुम्हारे ब्लड का जो पीएच का वैल्यू है 7.4 है, मतलब थोड़ा सा वो अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये याद रखना, ठीक है। इसका पीएच का वैल्यू 10 है, मतलब ये बेसिक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रॉन्ग बेस है और उसका पीएच का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 14 है। गॉट इट। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है एवरीडे लाइफ में, इसको हम जानेंगे। बट बिफोर दैट मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना चाहता हूं कि बच्चों, आप जैसे हमारे स्पेशल क्लासेस में आ सकते हो, इसी तरीके से आप अनअकैडमी का अगर प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो वहां पे कमाल के फेस्टिव सीजन ऑफर चालू है जो कि 25 अक्टूबर तक रहेगा। और ये 25 अक्टूबर तो स्टार्टिंग के 500 लोगों को मिलेगा, उसके बाद फिर से रिन्यू होगा और वहां पे नए 500 लोगों को मिलेगा। तो आप इनरोल कर सकते हो इसमें। बेसिकली अगर आप एक 12, 15 या 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो सीबीएसई का, तो आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और अगर तुम एक 4 मंथ क्रिएटिव कॉर्नर भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आप 24, 36, 48 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा और 6 मंथ का क्रिएटिव कॉर्नर देखने को मिलता है। 60, 70 टू 84 मंथ्स में 8 मंथ एक्स्ट्रा एंड 8 मंथ का क्रिएटिव कॉर्नर। बच्चों, आप जब प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एक कमाल का बेनिफिट मिलता है, एंड दैट बेनिफिट इज कॉल्ड एज रेज अ हैंड। रेज अ हैंड में क्या होता है कि आप डायरेक्टली अपने एजुकेटर से बात करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो।
और जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे तो ये मेरा जो कोड है SJLive11, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको यूज करने से एडिशनल 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। बच्चों देयर आर लॉट्स ऑफ बैचेस कमिंग फॉर क्लास 9 एंड 10, और हर मंडे को हमारा एक नया बैच लॉन्च होता है। क्लास 10 की बैचेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो, केस स्टडी प्रिपरेशन बैच फॉर मैथ साइंस एंड SST, ये स्टार्ट होने वाला है 18 अक्टूबर को। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हो एडवांस मैथ्स मैराथन बैच, जो जिसमें RS अग्रवाल, NCERT और RD शर्मा पढ़ाया जा रहा है, 18 अक्टूबर को स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा देखो यहाँ पे न्यू बैचेस मैं आपको बता रहा हूँ जो अपकमिंग बैचेस है क्लास 10 के लिए। क्लास 10 के लिए, मैं 9 के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 25 अक्टूबर को एक बैच आने वाला है, डाउट क्लियरिंग बैच फॉर मैथ्स एंड साइंस, जो जिसमें हरप्रीत सिंह सर है और संतोष चंद्रा सर है जो आपको पढ़ाने वाले हैं। हरप्रीत सर आपको मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को 7 से लेके 8 बजे तक पढ़ाएंगे, और संतोष चंद्रा सर आपको ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को 6:30 से 7:30 बजे तक पढ़ाएंगे। मैथ्स के जो भी आपके डाउट होंगे उस बैच में एनरोल करके आप क्लियर कर सकते हो। फिर से मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि हर मंडे को हम एक नया बैच लॉन्च करते हैं, और कभी कभी हम 2-2 3-3 बैचेस एक साथ लॉन्च करते हैं। ओके, अगर बच्चों आपके पास एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है या फिर अगर आप लेने वाले हो, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का एक नया फीचर है जिसमें 1-to-1 लाइव होमवर्क में आपको हेल्प मिलता है। तो आप बुक कर सकते हो डेडिकेटेड 1-to-1 सेशंस, और अपने होमवर्क में हेल्प पा सकते हो, असिस्टेंस पा सकते हो, और अपने होमवर्क को करके अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हो विथ योर पर्सनल मेंटोर। एक हमारे पास दो प्रकार के प्रोडक्ट्स है, मतलब बेसिकली एक प्लस सब्सक्रिप्शन है बच्चों के लिए और एक है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। नाउ एक प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होता है, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस होता है, सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड PDF मिल जाता है। एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको सारे प्लस के बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको एक पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्विंग, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, अलग से एक डिस्कॉर्ड पे लिंक, टेलीग्राम पे अलग से चैनल, पर्सनल मेंटोर, वीकली रिपोर्ट जनरेट करके देना, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जब आप एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो। आइकॉनिक में प्लस के बेनिफिट्स भी इंक्लूडेड है, और साथ ही साथ ये लाइव होमवर्क हेल्प भी आइकॉनिक वालों को मिलता है। इसके अलावा जो RAH है, इसमें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वालों को एक प्रायोरिटी मिलती है। बच्चों मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा किसी भी बच्चा, अगर आपको आइकॉनिक लेना है या प्लस लेना, तो अपने किसी फ्रेंड से बात करो जिसके पास ऑलरेडी प्लस या आइकॉनिक है, और उससे पूछो क्या उसने इंप्रूव किया है। अगर आंसर यस है तो प्लीज सब्सक्रिप्शन बाय करो, एंड हाँ, तुम्हारे भाई का कोड SJLive11 लगाना बिल्कुल मत भूलना। मूविंग फर्दर बच्चों, यू कैन गो फॉर डिफरेंट प्लान्स, बट यू नो कि क्लास 10 के सब्सक्रिप्शन में इफ यू आर गोइंग फॉर अ 12 मंथ्स और अबव प्लान, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सो आई सजेस्ट यू कि आप 12, 15, 18, 24, 36 मंथ के प्लान लो, इन विच यू आर गोइंग गेटिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, और तुम मेरा कोड भी यूज कर सकते हो, या आइदर तुम प्लस सब्सक्रिप्शन लो या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो, सारा आपके सामने डिटेल्स है कि किसका क्या प्राइस है, और तुम मेरा ये कोड यूज कर सकते हो SJLive11 टू गेट एन एडिशनल 10% डिस्काउंट। सो आई रियली होप कि सभी लोगों को ये चीज समझ में आया कि अनअकैडमी के प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के क्या बेनिफिट है और उसको कैसे लेना है। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बाय द वे, ठीक है। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक की इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एवरीडे लाइफ में, जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। हमारी जो बॉडी होती है वो काम करती है एक पीएच रेंज 7.0 टू 7.8, मतलब तुम बोल सकते हैं न्यूट्रल से स्लाइटली बेसिक की तरफ। तो देखो आर बॉडी, ये देखो आर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंजेस। अगर इसमें थोड़ा नैरो मतलब पतला सा, थोड़ा बहुत पीएच में आगे पीछे होता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। When the pH of rainwater is less than 5.6, it is called as acidic rain. अगर तुम्हारा जो बारिश हो रहा है और अगर उस बारिश के पानी का pH 5.6 से कम है तो तुम क्या कहते हो कि एसिडिक रेन है। When an acidic rain flows into river, it lowers the pH of river water. और ऐसा ही बारिश जिसकी pH 5.6 से कम है, अगर ये नदी के पानी में जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो नदी के पानी का, क्योंकि एसिडिक रेन था, ये वाटर एसिडिक था, तो नदी के पानी का पीएच कम कर देगा और उसके अंदर की जो एक्वाटिक लाइफ का सर्वाइवल है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक पानी में ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे एक सवाल था कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, तो जिसका जवाब क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, यस, एब्सोल्युटली यस। देखो पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो उसके पीएच के बारे में बात करेंगे। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा जो स्टमक है वो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक।
अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ये तुम्हारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन तुम्हारे स्टमक को हार्म नहीं करता है। बट सर्टन कंडीशन आर देयर कि वहां पे म्यूकस रिलीज होगा और भी बहुत सारी चीजें, एक्सेस ना रिलीज हो, ठीक है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, जब इनडाइजेशन होता है तुम्हारे बॉडी में, द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। जब इनडाइजेशन होता है, तुम सही से खाना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, एट दैट टाइम तुम्हारा जो बेसिकली स्टमक है बहुत ज्यादा एसिड रिलीज कर रहा है और तुम्हें इरिटेशन हो सकता है, क्योंकि चारों तरफ मीडियम क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एज एंटासिड। और इसी चीज को ठीक करने के लिए लोग एक बेस यूज करते हैं जिसका नाम है एंटासिड, जैसे कि इनो वगैरह तुम लेते हो। अब एक बात याद रखो, रैंसिडिटी जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एसिडिटी हो गई है तो उसके लिए हम एंटा एसिड यूज करते हैं, ठीक है, एंटा एसिड्स। ये छोटी सी बात याद रखना, मिस्टेक मत करना इसमें, ओके। चलिए, दिस एंटा एसिड न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अ मिल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ये जो एंटा एसिड होता है, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है और तुम्हारे पेट में एसिड है, तो एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हो, एक कॉमन ज्यादातर इस्तेमाल किया जाने वाला एंटासिड है। नेक्स्ट चीज है हमारे पास, पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। पीएच में जो चेंज हो रहा है, क्या वो तुम्हारे टूथ डिके का कारण बन सकता है? तो देखो, इसको पढ़ते हैं अच्छे से, ध्यान से देखना। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर तुम्हारा पीएच का वैल्यू 5.5, 5.5 से नीचे है, तो तुम्हारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, टूथ के अंदर होल्ड होने लगता है, वो थोड़ा सा वीक होने लगेगा, सड़ने लगेगा। टूथ इनामेल, ये जो होता है, मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटी हाइड्रोक्सीपेटाइट, ठीक है ये हाइड्रोक्सीपेटाइट का बना होता है। और क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। बेसिकली ये क्या है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट का। इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। और जो टूथ होता है, टीथ जो है हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट इट इज करोडेड व्हेन पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। ये पानी में तो डिजॉल्व नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हारे माउथ का पीएच 5.5 के नीचे जा रहा है तो वो क्रोड होने लगता है, सड़ने लगता है, ठीक है, गल मतलब निकलने लगता है धीरे धीरे। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। जो बैक्टीरिया होता है तुम्हारे फूड, अगर तुम खाना खाए और थोड़ा बहुत खाना रह गया, दांत में लगा होगा, ठीक है, तो क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसको डिग्रेड करने के लिए, खाने को पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, उसको डिग्रेड करने के लिए, डिग्रेडेशन करने के लिए कुछ एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इस एसिड से क्या हो सकता है, तुम्हारा मुंह एसिडिक हो सकता है, और मुंह अगर एसिडिक होगा तो तुम्हारा क्या हो सकता है, टूथ डिके हो सकता है। अब इसको बेस्ट वे है, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो जब भी तुम खाना खाते हो उसको फू, ठीक है, या फिर तुम क्या कर सकते हो, ब्रश कर सकते हो। देखो, यूजिंग टूथपेस्ट विच इज जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टूथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एंड प्रिवेंट एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, टूथपेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो ब्रश करने के लिए, जो क्या होता है, बेसिक होता है। तो अब यहाँ पे कमाल की चीज तुम्हें सीखने को मिल रही है और जिसपे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माउथ में हमारा जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिडिक कर देते हैं, और जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं वो बेसिक होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। चलो, अगला है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स टू प्रिवेंट एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। इसका मतलब क्या है कि केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, एसिड या बेसिस का इस्तेमाल करते हैं कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखो, हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी? क्या तुम्हें कभी मधुमक्खी ने काटा है? ठीक है, बी स्टिंग लिव्स एन एसिड दैट कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। जब तुम्हें एक मधुमक्खी काटता है या फिर एक वैस्प काटता है, मक्खा बड़ा वाला काटता है, ठीक है, तो क्या होता है तुम्हारे ऊपर, क्या हो जाता है, वैस्प मतलब बड़ा चीटा होता है उससे, ठीक है, वो क्या करता है, एक प्रकार का एसिड छोड़ देता है जिसके कारण तुम्हें पेन एंड इरिटेशन होता है। यूज ऑफ मिल्ड वेस्ट लाइक बेकिंग सोडा एंड स्टंग एरिया विल गिव अ रिलीफ। तो अगर तुम्हें जहां पे वो उसने काट लिया है, काटा है, वहां पे अगर तुम मिल्ड बेस जैसे कि एक बेकिंग सोडा को अगर थोड़ा सा ऐसा रगड़ते हो तो वो तुम्हें थोड़ा सा सुकून दे सकता है। स्टिंग स्टिंगिंग हेयर ऑफ निटल लीव्स इंजेक्ट्स मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। तो जो तुम्हारा नेटल लीफ होता है वो भी अगर उससे भी तुम्हें लग जाता है तो उसके ऊपर क्या होता है, उसके अंदर मिथेनोइक एसिड होता है जो कि तुम्हें क्या कर सकता है, थोड़ा सा पेन या फिर दिक्कत दे सकता है, ठीक है। अब मिथेनोइक एसिड को ही फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, ये बात याद रखना, एक बार कंफर्म भी कर लेना। चलो, नेचुरली ऑकरिंग एसिड जो तुम्हारे बुक में लिखा है, जैसे कि विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड, ऑरेंज के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, टैमरिन के अंदर होता है टैट्रिक एसिड, और टमाटो के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड। विनेगर नहीं, एसिटिक एसिड नहीं होता, टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक होता है। बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें, तुम मत करना। सोर कर्ड मतलब
दही, इसके अंदर होता है लैक्टिक सोर मतलब मिल्क है यहाँ पे, दही, लैक्टिक एसिड, लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग मतलब चींटी जब तुम्हें काटता है उसके अंदर होता है मिथेनोइक एसिड, या फिर इसको फॉर्मिक भी एसिड बोला जाता है, फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है, और नेटल स्टिंग में होता है मिथेनोइक एसिड जिसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं सॉल्ट्स के बारे में। हमने बहुत सारा बात कर लिया सारी चीजों के बारे में, अब हम सॉल्ट के बारे में बात करेंगे, बट अगर तुम यहां तक देख रहे हो, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। देखो, अ न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। तेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों को अगर मिलाएगा तो क्या बनेगा, एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा जिसकी पीएच की वैल्यू 7 होगी। अगर तेरे पास an acidic salt is formed by neutralization reaction between a strong acid and weak base, this pH value of aqueous salt is less than 7। अगर तेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो इसमें क्या होगा, एक एसिडिक सॉल्ट बनेगा और इसकी जो पीएच की वैल्यू होगी वो 7 से कम होगी क्योंकि एसिडिक है। अब देखो, अ बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, द पीएच ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सच एन बेसिक सॉल्ट इज ग्रेटर देन 7। अगर तेरे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक एसिड है तो एक बेसिक सॉल्ट बनेगा और इसका जो पीएच का वैल्यू होगा वो 7 से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 7। सिंपल है और आसान है ना। आप देखो यहाँ पे कुछ नेम ऑफ सॉल्ट है और उसके टाइप्स ऑफ सॉल्ट है। जैसे तुम्हारे पास सोडियम सल्फेट एक न्यूट्रल सॉल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड एक न्यूट्रल सॉल्ट है, अमोनियम नाइट्रेट ये तुम्हारा एक एसिडिक है, सोडियम कार्बोनेट बेसिक है, सोडियम एसिटेट बेसिक है, सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल है। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, सोडियम सल्फेट अगर न्यूट्रल है तो इसका पीएच का वैल्यू कितना होगा, 7, और ये भी इसका भी कितना होगा, 7। ये अगर एसिडिक है तो क्या होगा, लेस देन 7। ये हमें पता होना चाहिए, लेस देन 7। ये बेसिक है तो इसका कितना होगा, ग्रेटर देन 7। ठीक है, ग्रेटर देन 7। ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 7, और ये कितना होगा, 7। सिंपल, ये समझ आ गया। अब हम बात करने वाले हैं सोडियम क्लोराइड जो हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और आगे बहुत सारी चीजों के प्रिपरेशन में काम आने वाला है। तो देखो, सोडियम क्लोराइड मतलब क्या होता है, बेसिकली NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। द कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं या फिर टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, थर्स ऑब्टेन्ड इज अ रॉ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज। जो तुम्हारे पास सोडियम क्लोराइड है जो तुम्हें मिलेगा वो एक रॉ मटेरियल है बहुत सारे और चीजों को बनाने के लिए जो हमारे डेली यूज में काम आता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर। लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल दिस डिफरेंट सब्सटेंस। अभी हमें देखना है कि सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं बाकी चीजों के लिए। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये एक बेस है। देखो, द कॉमन सॉल्ट थर्स ऑब्टेन, ये सेम ही लाइन रह गया एक्चुअली, इसको थोड़ा इग्नोर करना। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास NaCl है और इसमें जब तुम पानी मिलाओगे, NaCl में जब तुम पानी मिलाओगे तो तुम्हें NaOH प्लस क्लोरीन प्लस H2 मिलेगा। अभी एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने क्वेश्चन देखा था जिसके लिए तुम्हें मैं ये बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होगा, मतलब ये पानी में मिलाया हुआ है, डिसॉल्व्ड इन वाटर है। वाटर तुम्हारे पास लिक्विड स्टेट में होगा। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा वो भी एक्वस होने वाला है, क्लोरीन गैस की तरह निकल जाएगा ऐसे ऊपर, और हाइड्रोजन भी गैस की तरह निकल जाएगा। एक्वस लिक्विड, एक्वस गैस, गैस, ये बात याद रखना, ठीक है। और ये जो है ना, इसको एक नाम दिया गया है क्लोर अल्काली प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें क्लोरीन मिल रहा है और एक अल्काली मिल रहा है NaOH, तो इसका नाम क्या है, क्लोर अल्काली प्रोसेस। ठीक है, और वो इसका रिएक्शन है, सारे स्टेट्स भी इसमें याद रखना। अब देखो, इसका प्रिपरेशन का एक मेथड दिया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, ये मेथड को तुम पढ़ सकते हो। बेसिकली एक टैंक है ये पूरा एक टैंक है। इस टैंक में 2 इलेक्ट्रोड डाला गया है। इलेक्ट्रोड मतलब बेसिकली होता है जो रॉड है 2 प्रकार के, जहां पे जो भी तुम्हारे चार्जेस है वो अट्रैक्ट या रिपल होंगे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है तुम्हारे पास एनोड जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, एक है तुम्हारे पास कैथोड जहां पे रिडक्शन होगा। तो देखो, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई भी चीज अगर लूज इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा उसका। मैं समझा देता हूँ एक बार, देखो इस चीज को समझो। अगर कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये ले लेते हैं, ये बड़ा वाला पेन ज्यादा ही बड़ा हो गया। अगर कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तो वो क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा। ठीक है, कैटायन बनाएगा। और ये पॉजिटिव है तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, निगेटिव वाले की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो निगेटिव वाले इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, कैथोड होता है। ठीक है, कैथोड क्या है, एक निगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब देखो, अगर कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो निगेटिव होगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं।
अब ये जो एनायन है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये जाएगा एनोड के पास, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज है। और एनोड क्या होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये चीज अगर हमें समझ में आ गया, तो एनोड के पास एनायन जाएगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा एनोड है, ये वाला, और इसके पास क्लोरीन आ रहा है, देखो यहाँ पे एनायन है, निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब ये हमारे पास कैथोड है जो निगेटिवली चार्ज है, इसके पास सोडियम जा रहा है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो हमने सही बोला, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया है, इस वाले सॉल्यूशन में हमने क्या किया, NaOH डाल दिया। NaOH मतलब क्या होता है, ब्राइन कंटेंट, मतलब इसमें 10% NaOH है, NaCl है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड है, इसमें नमक है 10%। तो ये जो नमक का सॉल्यूशन बन गया है, यहां से हमें क्या निकल रहा है, हमें NaOH मिल रहा है। NaOH मतलब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। यहाँ पे ब्राइन मतलब क्या है, 10% NaCl हमने यहाँ पे डाला हुआ है, NaCl सोडियम क्लोराइड इस टाइम। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। देखो ना, अगर मेरे पास NaCl है, ठीक है, अगर मैं इसको पानी में से पास करूंगा, तो ये क्या देगा मुझे, Na प्लस देगा और Cl माइनस देगा। तो वो देखो, यहां से ब्राइन जो कि NaCl है, जब मैंने यहाँ पे डाला तो Na प्लस अलग हो गया और Cl माइनस अलग हो गया। Na प्लस यहाँ पे जा रहा है कैथोड के पास और Cl माइनस यहाँ पे जा रहा है, और इसी दौरान मुझे कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है, क्योंकि ये वाटर है ना, ये वाटर है, तो इसमें H प्लस और OH माइनस भी होगा वाटर का, ठीक है। तो मुझे एक प्रोडक्ट मिलता है NaOH, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होते दिखता है। इस हाइड्रोजन गैस को हम यूज करते हैं फ्यूल की तरह, ठीक है। अमोनिया बनाने में इसका यूज करते हैं फॉर फर्टिलाइजर्स। इसके अलावा जो NaOH मुझे मिल रहा है, वो डीग्रेसिंग मेटल्स के काम आता है, मतलब मेटल्स के ऊपर से ग्रीस रिमूव करना, सोप बनाने के काम आता है, डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के काम आता है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे क्लोरीन गैस भी निकलता है मेरा, ये जो Cl माइनस है ना, ये क्लोरीन गैस भी यहाँ से निकलता है, और ये मुझे अलग अलग जगह पे काम आता है, जैसे वाटर को ट्रीट करने के लिए, स्विमिंग पूल्स को साफ करने के लिए, PVC पोलियो विंसिल क्लोराइड बनाने के लिए, डिसइंफेक्टेंट किसी चीज को साफ करने के लिए काम आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इससे बनता है, और पेस्टिसाइड्स बनाने के भी काम आता है। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो हमारे पास जो क्लोर अल्काली प्रोसेस था, ये जो रिएक्शन था, जिसमें हमने क्या किया, NaCl में वाटर मिलाया, ठीक है, NaCl में हमने क्या किया, वाटर मिलाया, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, जिसके कुछ यूजेस है, क्लोरीन मिला, इसके अपने यूजेस है, हाइड्रोजन गैस निकला, इसके भी अपने यूजेस है। तो इस रिएक्शन में जो भी चीजें हमें मिल रही है, सारी चीजों के अपने अपने यूजेस है। तो एक सोडियम क्लोराइड से हमें ये सारी चीजें मिली बाय हमने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किया है यहाँ पे। गॉट इट। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करते हैं। क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्यूएस सोडियम क्लोराइड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब हमने किया था, सोडियम क्लोराइड डाला था NaCl ब्राइन, और उसमें से जब हमने वाटर पास, इलेक्ट्रिसिटी पास किया था यहाँ से, तो हमें क्या मिला था, यहाँ पे क्लोरीन भी हमें मिला था, देखो क्लोरीन भी हमें मिला था, ठीक है। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। उसी क्लोरीन गैस का हम यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैकेट लाइन। ड्राई स्लैकेट लाइन मतलब क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम क्लोरीन का यूज करते हैं, मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोला जाता है। मैं लिख देता हूं एक बार, कैल्शियम, ठीक है, ऑक्सी क्लोराइड, ये देखिए, ठीक है। तो देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें मैंने क्लोरीन पास किया, तो मुझे क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, और वाटर मिल रहा है, ठीक है। चलो, इसके यूजेस यहाँ पे लिखे हुए एक एक करके पढ़ लेते हैं। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो लिनिन का कपड़ा आता है या फिर जो कॉटन का कपड़ा आता है, उसको ब्लीच करने के काम आता है, उसको कलर रिमूव करने के काम आता है उसके, ठीक है। इसके अलावा वुड पल्प इन द फैक्ट्रीज, तो ब्लीच, वुड पल्प को भी ब्लीच करने के काम आता है, लकड़ी को भी, मतलब उसके कलर को साफ करने या कलर करने के काम आता है, ठीक है। फॉर फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। तो जो वॉश्ड क्लोथ्स है उसको ब्लीच करने के भी काम आता है लॉन्ड्री में। देखो, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीजन देने वाला चीज भी बन सकता है बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में। और ये फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। पीने के पानी को जर्म फ्री बनाने के भी काम आता है तुम्हारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। अगला जो हमारे पास है, वो है हमारा बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो देखो, द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोराज। बेकिंग सोडा जो है वो कॉमनली यूज किया जाता है तुम्हारे किचन में टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज बनाने के लिए।
समटाइम इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, कभी कभी इसको डाला जाता है कि खाना जल्दी पक जाए, ठीक है। दिस केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बुलाया जाता है, और फॉर्मूला है NaHCO3। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, इसको बनाने के लिए भी हम सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। रिएक्शन क्या है, सोडियम क्लोराइड है, वाटर के साथ ट्रीट किया, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया और अमोनिया का इस्तेमाल किया, तो मुझे NH4Cl मिला, अमोनियम क्लोराइड, इसका भी अपना यूज है, और सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी जिसको बोला जाता है, सिंपल। अब जो बेकिंग सोडा होता है, देखो यहाँ पे हमारे पास बेकिंग सोडा है, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना। अब ये जो तुम्हारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जो टेस्ट होता है ना थोड़ा सा फीका होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मिल्ड बनाने के लिए, थोड़ा सा ऐसा हम खाने में डाल सके, इसके यूजेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको किसी भी एसिड के H+, जैसे कि टेट्रिक एसिड के H+ के साथ ट्रीट करेंगे, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिल जाएगा, और इसका ना थोड़ा सा टेस्ट बदल जाता है, जो यूजेबल बन जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक और रिएक्शन दिखा है कि अगर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करता हूँ खाना बनाने के टाइम डाल करके, ठीक है, तो मुझे सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, वाटर मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, ये याद रखना, सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके प्रिपरेशन का रिएक्शन हो गया एक तरीके से। और यहाँ पे एक चीज और लिखा है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, अभी हमने बेकिंग सोडा पढ़ा था, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं बेकिंग पाउडर के बारे में। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, ये क्या होता है, मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा जिसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बुलाते हो, एंड अ मिल्ड इडिबल बेस सच एज स्टैट्रिक एसिड। तो हम किसी भी मिल्ड, मिल्ड मतलब हल्का सा, इडिबल जो खाया जा सकता है, ऐसे एसिड का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि टेट्रिक एसिड जो इमली में पाया जाता है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर, जब बेकिंग पाउडर को हम हीट करते हैं या फिर पानी में मिलाते हैं, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो इसमें एक ये वाला रिएक्शन होता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट मिल्ड, ये एसिड मुझे कहाँ, ये H+ मुझे कहाँ मिल रहा है, मान लो टैट्रिक एसिड से मिल रहा है, एसिड में H+ होता है तो मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ये वाला रिएक्शन होता है, और यहाँ पे अगर तुमने देखा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज द ब्रेड और केक टू राइज एंड मेक देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो जो तुम्हारा ब्रेड या फिर केक होता है वो थोड़ा स्पॉन्जी होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, वो क्यों होता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। गॉट इट, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर तुम बार बार रिपीट नहीं करो, तुम कभी भी रिपीट करके पीछे देख सकते हो इसको, नोट्स बनाते जाना, ये वाले नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा। चलो अब इसके यूजेस पढ़ लो क्या क्या है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को इंग्रेडिएंट है जो कि आपके एंटासिड, जो कि एसिडिटी से प्रोटेक्ट करने में काम आता है, उसमें होता है। बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स लिफ, क्योंकि ये थोड़ा सा अल्कलीन है, मतलब थोड़ा सा बेसिक है, इसलिए कड़वा लगता है, बोले ना बीटर टेस्ट है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ये क्या करता है तुम्हारे पेट के अंदर जो एक्सेस एसिड है, क्योंकि ये बेस है, उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, जिससे तुम्हें रिलीफ मिलता है। साथ ही साथ इसको फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने वाला काम होता है ना, फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है तुम्हारा, ये आग को बुझाने के काम करता है, नॉन कंबस्टाइल, मतलब आग बुझाने के काम करता है, ठीक है। चलो लास्ट वाला है हमारा वॉशिंग सोडा, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। पीछे मैंने ये रिएक्शन तुम्हें दिखाया था, याद करो, तो यही रिएक्शन काम आएगा, और देखो यहाँ पे सेम रिएक्शन है, ठीक है। तो ये देखो, यू हैव सीन अबव सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, तो मेरे पास अगर बेकिंग सोडा है, उस बेकिंग सोडा को मैं हीट करता हूं, तो मुझे सोडियम कार्बोनेट मिलता है, जिसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। ऑब्टेन बाय हीटिंग वॉशिंग सोडा, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक सॉल्ट, ये एक बेसिक सॉल्ट भी है। तो मान लो मैं सोडियम कार्बोनेट को अगर मैं 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ट्रीट करता हूं, तो मुझे Na2CO3 प्लस 10H2O मिल जाता है, Na2CO3 प्लस 10H2O, तो मैं इसको बोलता हूँ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसमें क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जिसके बारे में देखते हैं। और ये जो है वो एनहाइड्रियस सोडियम कार्बोनेट है, मतलब जिसमें पानी नहीं है, दोनों में इतना ही फर्क है। और अगर अब मैं बात करूं कि इसके यूजेस के बारे में, तो सोडियम सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री, ये ग्लास सोप या पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स, तो बोरैक्स करके एक सोडियम कंपाउंड होता है, इसका भी बनाने में काम आता है। सोडियम कार्बोनेट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज,
डोमेस्टिक पर्पज जो साफ करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यूज करते हो ना वॉशिंग सोडा, तो ये साफ करने के लिए भी काम आता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी काम आता है। ये सारे यूजेस है जो एनसीईआरटी में लिखे हैं, इसको याद कर लेना, आपको याद रहना जरूरी है। अब हमारा आखिरी वाला कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ, वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बट बिफोर दैट स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से तुम्हारे साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है, कि अगर आप अनअकैडमी पे अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो बच्चों, तो ये कमाल का ऑफर चालू है, और इस ऑफर के तहत आपको काफी सारा फायदा हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, और बहुत एक्स्ट्रा भी चीजें मिलने वाली है। और ये जो मेरा कोड है SJLive11, अगर तुम इस कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसका प्लीज फायदा उठाना, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू पीपल, ठीक है। और ये तुम्हारे भाई का कोड है SJLive11, ये यूज जरूर करना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, और भी लर्नर्स के साथ, कि वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सके और वन शॉट में चीजें सीख पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। देखो, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? फिक्स्ड नंबर होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का जो प्रेजेंट होता है फॉर्मूला ऑफ अ यूनिट सॉल्ट। जैसे कि देखो यहाँ पे मेरे पास कॉपर सल्फेट है, ये क्या है? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है। लेकिन इसी में अगर मैं 5 फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स मिला देता हूं, ये एक सॉल्ट है और ये कॉपर सल्फेट में अगर मैं 5 वाटर मॉलिक्यूल्स मिला देता हूं, तो ये बन जाता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसी तरीके से बच्चों तुम देख सकते हो CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, CaSO4 हाफ H2O। कैल्शियम, ये कॉपर है, Cu है, याद रखना, और ये Ca है, कैल्शियम। कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, इसको क्या बोलते हैं? अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये, मान लेते हैं मैं इसका नाम दे देता हूं A, ये क्या है? A वाला क्या है तुम्हारा? पीओपी है या फिर जिप्सम है? अच्छा, ये जो है CaSO4 डाइहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब तुम्हें बताना है ये जो बी वाला है, मैं इसका नाम भी यहाँ पे दे देता हूँ, ये ए वाला है मान लो और ये बी वाला है। तुम्हें बताना है कि ए क्या है और बी क्या है। क्या ए प्लास्टर ऑफ पेरिस है पीओपी, या फिर बी प्लास्टर ऑफ पेरिस है? क्या ए जिप्सम है या बी जिप्सम है? इन दोनों में से कौन क्या है, आपको ये कमेंट करके बताना है। दोनों में फर्क क्या है? इसमें हाफ H2O है और इसमें 2H2O है। मूविंग फर्दर बच्चों, मैं आपके से चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो और यहां तक वीडियो देखा और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लो, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को शेयर करना और अपने फ्रेंड्स को भी कहना कि सब्सक्राइब करें। बच्चों अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना। मेरा कोड है SJLive11, मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे कि आपको दिखे, SJLive11। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अनअकैडमी पे जो भी फ्री वाली चीजें एक्सेस करनी हो या फिर जो भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, इस कोड का इस्तेमाल करना, जिससे तुम्हारे भाई को मिलेगा थोड़ा सा सपोर्ट और तुम्हारा भाई ऐसे और काम तुम्हारे लिए कर पाएगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी कमेंट पढ़ने में। थैंक यू सो मच, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अपना ख्याल रखना। हैप्पी लर्निंग।